हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? हम सभी उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्न श्रृंखला 38 लेकर के आ रहे हैं। सुबह में कुछ समस्या के कारण आपकी आज सुबह में लाइव नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज हम 9 बजे ही आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन शाम में जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये जो आपका जो सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी टीयर 1 का संकलन है। इसमें क्विज भी होती है और पीडीएफ भी होता दिया जाता है। तो आप पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8083661955 पे क्या करेंगे, मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, आप क्विज देने के लिए आप उसी नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर 1, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईएमपीएस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आप देखते होंगे भाई, फोन पे देख यूज करते होंगे, चाहे भीम यूपीआई यूज करते होंगे या कुछ भी यूज कर रहे हैं, जो आप पेमेंट ट्रांसफर मोबाइल से करते हैं। तो कौन सा ये वाला लोगो आप देख रहे होंगे आईएमपीएस का, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा वह चीज किया जाता है, आईएमपीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों पर फैसला कौन करता है? तो मेरे भाई, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों पर फैसला कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। यानी कि चुनाव आयोग से लेकर परामर्श लेकर कौन फैसला करेगा संसद के सदस्य का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब एक बात बताइए कि संसद के कितने सदन होते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से ये भी बताइए। तो इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या होता है? संसद का उच्च सदन। और लोकसभा क्या होता है? संसद का निम्न सदन होते हैं। राज्यसभा में 245 सीट है, जिसमें कि 2 सीट क्या होते हैं, सॉरी 12 सीट, जिसमें क्या होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। लोकसभा में कुल कितने सीट है? तो लोकसभा में कुल 545 सीट है, लेकिन 543 सीट क्या होता है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 2 सीट एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोकसभा राज्यसभा के बारे में जान गए, है कि नहीं भाई? तो अभी उसके बाद बताइए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और लोकसभा का राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, आज का आपको कुछ अलग, थोड़ा सा कम पावर वाला आज आपको वीडियो दिखाई देगा, क्योंकि आज क्या है, जल्दीबाजी में वीडियो बनाया गया। या ठीक ठाक दिखाई देगा, आप पढ़िए, जैसे पढ़ना पढ़िए आराम से, लेकिन पढ़ते रहिए। चलिए, वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो भाई क्वेश्चन का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं है आज का, ये कहने का मतलब है वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो किस मौसम में, कौन सा वन अपने एक निश्चित मौसम में क्या करते हैं, अपना पत्ता त्याग करते हैं? तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा मेरे भाई? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। देखिए, गर्मी के दिन में ऐसा हो जाएगा, बारिश के दिन में ऐसा हो जाता है, और ठंडा के दिन में क्या होता है, अपना पत्ता त्याग देता है। यानी कि जो पत्ता त्याग दे, अब मौसम के अनुसार अपना पत्ता त्यागे, उसे हम क्या कहेंगे भाई? पर्णपाती वन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैंड्सअप करेंगे, मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करते रहेंगे। सभी लोग क्लास में है ना भाई, अपना प्रेजेंसी दिखाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, जलाउद्दीन खिलजी सबके क्या थे? समकालीन थे। आइए हम जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में सारी बातें, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। ठीक है, जिसे अमीर खुसरो देहलवी के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाते थे। वह भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास के क्या थे? प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वह दिल्ली भारत के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। यानी कि अमीर खुसरो
किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी आध्यात्मिक शिष्य थे। उन्होंने मुख्य रूप से फारसी में लेकिन हिंदी में क्या लिखा? कविता लिखा है। अमीर खुसरो ने किस भाषा में कविता लिखा? फारसी, लेकिन हिंदी भी, फारसी और हिंदी भी दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? इसका उपनाम क्या हो जाएगा? कव्वाली के पिता। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? कव्वाली के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। और भारत में गीत की गजल शायरी की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ही ने की थी। ठीक है, जो दोनों भारत ही यानी कि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में अभी क्या है? व्यापक रूप से मौजूद है। गजल कहाँ कहाँ मौजूद है? भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी भी क्या है? मौजूद है। इसका आरंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तराना और त्रिबत का श्रेय भी किसको दिया जाता है मेरे भाई? अमीर खुसरो को। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तराना और त्रिबत का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। खुसरो को किसके नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई खुसरो को सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। खुसरो को किसका श्रेय दिया जाता है? सितार के आविष्कार का श्रेय। उस समय भारत में बीना के बहुत सारे प्रकार हुआ करते थे, कई संस्करण थे, जिसमें उन्होंने 3 तार वाली त्रिंकानी बीना को एक तार यानी 3 स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग के रूप में क्या दिया? नाम दिया, जिसे अंततः किस रूप में जाना जाने लगा? सितार के रूप में जाने लगा। ठीक है, तो अमीर खुसरो किसने किसका आविष्कार किया? सितार का आविष्कार। तराना और त्रिबत का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। कव्वाली का पिता अमीर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। G20 विश्व की सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे भाई G20 का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, राष्ट्र के प्रधानमंत्रियों द्वारा, राष्ट्र के वित्त मंत्री द्वारा, राष्ट्र के वित्त मंत्री तथा केंद्र मंत्रियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए हम जानते हैं G20 के बारे में बहुत सारी बातें। यह देखिए, जो आपको मैजेंटा नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है हल्का ब्लू यानी कि जो बैगनी कलर का दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है मेरे भाई? वो सब G20 के देश हैं। ठीक है, और जो मैजेंटा कलर के दिखाई दे रहे हैं वो सब G20 के क्या है? सदस्य देश नहीं है, वो सब क्या है? उसके जो मेहमान देश कह सकते हैं उसको। ठीक है, और जो सियान कलर का दिखाई दे रहा है यूरोपियन यूनियन के क्या है? कंट्रीज है। ठीक है भाई, तो अब हम आते हैं G20 के बारे में। G20 एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी फोरम है जिसे 19 देश और यूरोपीय संघ क्या है? शामिल है। यानी कि G20 में कितने देश शामिल है? तो आप क्या उत्तर क्या होना चाहिए? 20 देश, जिसमें 19 देश है, यूरोपीय संघ क्या है? शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 का काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास का काम करना क्या है? किसका काम है? तो G20 का काम है, जिसका गठन 21 साल पहले 26 सितंबर 1999 को किया गया। इसके 20 सदस्य देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि किसके हैं? ये सभी देश किसके हैं मेरे भाई? G20 के सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष इटली के मैरियो ड्रॉगी हैं, जो कि 2021 में क्या हुए? चयनित हुए। इटली के अधिक। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष इटली मारियो ड्रैगी हैं। ठीक है, G20 में कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो मेरे भाई वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्री द्वारा इसे क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मेरे भाई कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेफरेंस का सिद्धांत। कैच मेमोरी रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए हम जानते हैं कैच मेमोरी के बारे में सारी बातें। ये देखिए, कैच मेमोरी आपको दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा? डायग्राम के द्वारा आपको समझा दिया गया है। एक मेन मेमोरी होता है, एक कैच मेमोरी होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, कैच मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर घटक है जो कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा पुनर्प्राप्त करने के लिए क्या बनाता है? उसको
अधिक कुशल बनाता है। यह एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जिससे कंप्यूटर का प्रोसेसर आसानी से क्या करे, डेटा प्राप्त कर सके। तो कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेफरेंस के सिद्धांत। कैच मेमोरी किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर के मेमोरी से डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए उसे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे भाई भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय जल्दी से बताइए कहाँ है। इसका सही उत्तर आप बताने का कष्ट करेंगे। तो मेरे भाई भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय पुणे में है। कहां पर है, पुणे में है। कहां है मेरे भाई, पुणे में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूना। अब आप बताइए पूना किस राज्य में आता है, जल्दी से बताइए पूना किस राज्य में आता है। तो मेरे भाई पुणे महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। किस राज्य में आता है पूना, महाराष्ट्र राज्य में आते हैं। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, महाराष्ट्र राज्य का ठंडा वाला राजधानी कहाँ है, तो नागपुर है। आप बताइए जल्दी से महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, जल्दी से बताइएगा आप, ठीक है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अब मुख्यमंत्री बताइए, तो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया, आपको बताया हुआ ये सब। महाराष्ट्र का गठन कब किया गया मेरे भाई, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र का जो अभी वहां पर क्या कहते हैं विधायिका है, कितने सदनीय है, तो मेरे भाई महाराष्ट्र की विधायिका द्विसदनीय है। पूरे भारत में 6 राज्यों की विधायिका क्या है, द्विसदनीय है, ठीक है। महाराष्ट्र की विधायिका कितने हैं, द्विसदनीय है, ठीक है। अब आपसे पूछ देंगे क्वेश्चन हम कि महाराष्ट्र के विधानसभा में कुल कितने सीट है, जल्दी से बताना भाई। सूरज, सोमू, मनीष, जितना भी मेरे भाई है, अमन, जितना भी भाई है सब बताइएगा कि महाराष्ट्र के असेंबली में कितने सीट है, तो 288 सीट। उसके विधान परिषद में कितने सीट है, तो 78 सीट है। राज्यसभा में महाराष्ट्र के 19 सीट और लोकसभा से कुल 48 सीटें आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, मराठी भाषा, ठीक है। वहां का राजकीय गाना क्या है, तो जय जय महाराष्ट्र माझा। वहां का राजकीय फूल क्या है मेरे भाई, जरूल है। वहां का राजकीय पेड़ क्या है, तो मैंगो ट्री है। क्या है, मैंगो ट्री है। आइए हम जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के बारे में और बातें। ये जो आप देख रहे हैं लोगो किसका है, NFAI राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय है। NFAI का लोगो है, NFAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chiव का एक क्या है, सदस्य भी है। चलिए आगे बढ़ते भाई। चलिए भाई आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है। तो मेरे भाई कृष्ण क्रांति कच्चा पेट्रोलियम उससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। भूरा क्रांति, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, उर्वरक उत्पादन। हरा क्रांति अनाज उत्पादन, यानी कि अनाज में गेहूं का उत्पादन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, ग्रीन। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि पीला क्रांति किससे संबंधित है, तो सरसों तेल से। नीला क्रांति तो मेरे भाई मत्स्य पालन से, है कि नहीं। तो आप इतना क्रांति के बारे में जान गए। लाल क्रांति तो किससे है, बताइए जल्दी से, तो लाल क्रांति मांस उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पश्चिमी शिक्षा का आरंभ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए मेरे भाई, राजा राम मोहन राय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे। यानी कि उन्होंने ब्रह्म समाज का भी क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें क्या थी, राजा की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने क्या राजा राम मोहन राय को क्या दिया था, राजा की उपाधि दी थी। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में क्या था, स्पष्ट था। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी उन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी कि सती प्रथा और बाल विवाह को किसने समाप्त करवाया था, तो राजा राम मोहन राय ने करवाया था, ठीक है।
राजा राम मोहन राय जी को कई इतिहासकारों द्वारा बंगाल पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, जनक भी माना जाता है। यानी कि बंगाल पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। उन्होंने भारतीय शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा को क्या किया था, शामिल करने का समर्थन किया था। यानी कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने करवाई थी, राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं, ब्रिज मेनाइट क्या है, ब्रिज मेनाइट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिज मेनाइट क्या है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए मेरे भाई, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली खनिज का नाम क्या है, ब्रिज मेनाइट है। ब्रिज मेनाइट धरती पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाने वाली खनिज है। आइए हम जानते हैं ब्रिज मेनाइट के बारे में बातें। ये देखिए आपका पोस्ट प्रोवेक्स क्या है, पेरो पेरोवेस्काइट है ना, प्रोवेस्काइट, ठीक है। इसके ई क्या है, लोअर मेंटल, इसमें क्या पाया जाता है, तो मेरे भाई ब्रिज मेनाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रिज मेनाइट पाया जाता है, जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई सर विलियम जोन्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। आइए हम जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में कुछ बातें। एशियाटिक सोसाइटी भारत में कंपनी के शासन के दौरान ओरिएंटल रिसर्च को बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए स्थापित एक संगठन है। इस मामले में भारत और आसपास के क्षेत्रों में के अनुसंधान में क्या करता है, यह काम करता है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को ब्रिटिश राज की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में न्यायमूर्ति रॉबर्ट चेम्बर्स की अध्यक्षता में हुई। यह ठीक है में हुई एक बैठक में भाषाविद विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना क्या की थी, कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी, विलियम जोन्स ने, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 15 जनवरी 1784। आपको इतना ही जानना है कि 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और उसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ, तो मेरे भाई भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग के काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। किस वायसराय के काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में। आइए हम जानते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में सारी बातें। ये जो आप फोटो में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह उनके समय में हुआ। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया। 1858 का एक्ट किसके, लॉर्ड कैनिंग के अंतर्गत आया काल में। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई, लॉर्ड कैनिंग के काल के अंतर्गत की गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कैनिंग के काल में की गई। भारतीय दंड संहिता 1860 किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कैनिंग के काल में। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, ठीक है। भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। आपसे कोई क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, 9 क्वेश्चन बन गया है। भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बजट व्यवस्था का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी के दूसरे दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो मेरे भाई भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गोदावरी नदी। मजा आ रहा है, सब आदमी को मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे, मजा आ रहा है भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। ये देखिए मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। ये आप मैप में देख रहे होंगे गोदावरी नदी का, देखिए गोदावरी नदी कहां से निकल रही है, महाराष्ट्र से निकल रही है, कहां जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गोदावरी द गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा, यानी कि गोदावरी क्या है, गंगा नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है। इट्स सोर्स इन, इसका सोर्स यानी कि कहां से निकलता है, त्रियंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है और फॉलोज ईस्ट फॉर 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर। कहां पर, महाराष्ट्र से निकल के कितना दूर चलती है भाई, पूरब में 1465 किलोमीटर बहती है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहते हुए कहां पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। यह गंगा नदी के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है,
जो दक्षिण गंगा और इंडस रिवर से, यानी कि गंगा सिंधु के बाद, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा क्या करती है, रिवर बेसिन बनाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी इज द लार्जेस्ट इन पेनिसुलर इंडिया एंड हैड बीन डिप्ड एज द दक्षिण गंगा। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है, तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा कछुआ। कछुआ क्या है, सबसे ज्यादा जीवन चलने वाला जीव है, यानी कि उसका आयु कितना होता है, 150 प्लस होता है, 150 वर्ष पहले प्लस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी क्या है, जल में घुलने वाला अभी क्या है, विटामिन। बाकी विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब क्या है, तो मेरे भाई वो सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम जानते हैं विटामिन सी का और नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ही हम क्या कहते हैं, जानते हैं। यह विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या किया जाता है, पाया जाता है और आहार पूरक के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या करता है, बढ़ाता है। विटामिन सी किस किस चीज से प्राप्त होता है, आपको ध्यान में यहाँ पर देख लीजिए, संतरा से, मिर्ची से, ठीक है, केला से, और उसके बाद यहाँ क्या है, सेब से, कॉलीफ्लावर का जो पत्ता होता है, ये सब सबसे क्या होता है, विटामिन प्राप्त होता है। टमाटर से, खट्टा चीजों से क्या होता है, अधिक विटामिन सी प्राप्त होता है। जैव प्रवलीकरण से क्या तात्पर्य है, तो मेरे भाई जैव प्रवलीकरण से तात्पर्य है फसलों की पौष्टिकता के संदर्भ के उत्पादन पद्धति, यानी कि संदर्भ के उत्पादन पद्धति। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैव प्रवलीकरण से क्या तात्पर्य है, फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन में उत्पादन पद्धति। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे भाई, सभी लोग अपना प्रेजेंसी दिखाते रहेंगे। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई घर्षण बल। देखते होंगे आप, ध्यान से देखे होंगे कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका टायर क्या होता है, पिछल जाता है, या टायर नहीं भी पिछलता तो घर्षण होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, ब्रेक आपका अधिक घर्षण के कारण ब्रेक क्या होता है, लगता है, यानी कि चक्का रुक जाती है गाड़ी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संश्लिष्ट प्रक्षालक किससे तैयार किए जाते हैं, तो मेरे भाई संश्लिष्ट प्रक्षालक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से तैयार किए जाते हैं। संश्लिष्ट प्रक्षालक किससे तैयार किए जाते हैं, पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब हम जानते हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में बहुत सारी बात है। देखिए उच्चतम न्यायालय भारत का क्या है, शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, इसके नीचे राज्य स्तर न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय आते हैं। उसके नीचे बताते हैं कौन कौन से न्यायालय आते हैं, तो मेरे भाई उसके नीचे है राज्य न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय से नीचे आते हैं महानगरीय न्यायालय, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट एवं जिला सेशन कोर्ट। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। महानगरीय न्यायालय के अंतर्गत आते हैं सिटी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लेबर कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया। उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक और कोर्ट आता है विशेष अधिकरण कोर्ट। कौन सा आता है, विशेष अधिकरण कोर्ट। इसमें कैट, इनकम टैक्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, कोऑपरेटिव्स, रेंट कंट्रोल और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या आते हैं, विशेष अधिकरण न्यायालय में आते हैं। ठीक है, अब जिला सेशन कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं न्यायालय भाई, तो मेरे भाई जिला सेशन कोर्ट के अंतर्गत आते हैं सिविल न्यायालय जिसे हम जिला न्यायालय के नाम से जानते हैं, और क्रिमिनल न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ जान गए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और सभी न्यायालय के इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि आप भारत के कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ से जान गए। अब हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का भारत के संविधान से क्या कनेक्शन है, तो मेरे भाई सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का क्या है, जान कह सकते हैं इसे। ठीक है, यह भारत के संविधान के भाग 5 से लिया गया है, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक किया गया है। ठीक है, इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो मेरे भाई इनमें कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। कुल कितने होते हैं मेरे भाई, कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है,
एक क्या होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेम्बनाड झील। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील। आइए हम जानते हैं वेम्बनाड झील और वेम्बनाड झील किस राज्य में आता है। तो मेरे भाई वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, साथ ही केरल राज्य की भारत की सबसे बड़ी झील है, तो केरल की क्या होगी? सभी सबसे बड़ी झील होगी। इसमें कोई डाउट है भाई? कोई डाउट है किसी को? बताइए, कोई डाउट होना चाहिए इसमें? नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अब आते हैं, यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रामसर साइट के बारे में आपको एक दिन बता दिया जाएगा इंडियन भूगोल में, ठीक है? तो रामसर साइट क्या है? सेकेंड सबसे बड़ा रामसर साइट तो सुंदरबन, दूसरा सबसे बड़ा तो वेम्बनाड झील। अब हम जानते हैं वेम्बनाड झील केरल में आता है, तो केरल राज्य के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं भाई? है कि नहीं? बताइए। तो केरल राज्य के बारे में जानते हैं, तो आपसे पूछते हैं हम, क्या पूछते हैं कि केरल राज्य का गठन कब किया गया? ये आपको हम बताए हुए हैं। तो मेरे भाई केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य के मुख्य क्या कहते हैं, राजधानी क्या है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। इसके राज्यपाल क्या है जी? जल्दी से बताइए। तो आरिफ मोहम्मद जी हैं, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। यह यहाँ का विधायिका एक सदनीय है, जिसमें कि कुल 141 सीट है, जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। यहाँ के संसदीय क्षेत्र से यानी कि लोकसभा से कुल 20 सीट और राज्यसभा से कुल 9 सीटें आती है, ठीक है। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेरे भाई मलयालम भाषा बोली जाती है। यहाँ का लिटरेसी रेट भारत में सबसे अधिक 96.2% है कि नहीं भाई? यहाँ का जो मैमल यानी कि यहाँ का जो पशु है भारतीय क्या है? एलिफेंट है, यानी कि भारतीय हाथी है। यहाँ का फ्रूट क्या है, यानी कि फल क्या है भाई? यहाँ का फल क्या है? राजकीय फल तो कोकोनट, सॉरी, राजकीय फल है कटहल। क्या है राजकीय फल? क्या है? कटहल। राजकीय पेड़ क्या है? नारियल का पेड़। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों का क्या होता है? विवरण दर्ज होता है। आइए हम जानते हैं रेड डाटा बुक के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है रेड डाटा बुक यानी रेड लिस्ट का क्या है? लोगो है। प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची, जिसे हम रेड डाटा के रूप में जानते हैं, 1964 में क्या किया गया? स्थापित किया गया था, ठीक है। यानी कि रेड डाटा बुक का स्थापना कब हुआ था? 1964 में स्थापना हुआ था, ठीक है। ये किस लिए किया गया था? संकटग्रस्त पौधे एवं जीवों की सूची बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, सुएज नहर किसको मिलाती है? तो मेरे भाई सुएज नहर सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर एवं भूमध्य सागर को मिलाती है। सुएज नहर किसको मिलाती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को मिलाती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल सागर एवं भूमध्य सागर। अब हम जानते हैं सुएज नहर क्या है। सुएज नहर मिस्र में कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। सुएज नहर क्या है? कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा बनाया गया एक नहर है, ठीक है। यह अफ्रीका के इस्तुमिस से होकर एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है? जोड़ता है। यानी कि एशिया अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो मेरे भाई एशिया अफ्रीका को सुएज नहर और लाल सागर अलग करता है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यहाँ पे देख रहे होंगे सुएज कैनाल को, ठीक है। किसको किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर रेड सी है, इधर क्या है? यहाँ पर क्या है? रेड सी यानी कि लाल सागर, यहाँ पर क्या है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रायः किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, डायोड का प्रयोग परिशोधन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? परिशोधन के लिए किया जाता है। डायोड का सबसे सामान्य कार्य विद्युत प्रवाह को एक दिशा में पारित करने की अनुमति देना है, जबकि विपरीत दिशा में क्या करना? अवरुद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बारंता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? तो मेरे भाई बारंता हमारे शरीर में शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है। आइए हम जानते हैं शंकु कोशिका के बारे में कुछ बातें। शंकु कोशिका या शंकु कोशिका जो मानव आंख सहित कोशिका आंखों के रेटिना के फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं हैं। मजा आ रहा है भाई? शंकु कोशिका के बारे में जानिए। वे अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए अलग तरह से क्या है? प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रकार रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। और रॉड कोशिका के विपरीत अपेक्षाकृत उज्ज्वल प्रकाश में सबसे अच्छा कार्य करते हैं, जो मंद प्रकाश में बेहतर काम करते हैं।
शंकु कोशिकाएं फोबियस सेंट्रलिस में धनी रूप से पैक की जाती है। एक 0.3 मिलीमीटर व्यास रॉड मुक्त क्षेत्र जिसमें बहुत पतले धनी वाले पैक शंकु होते हैं जो रेटिना की परिधि को क्या करती है, परिधि की ओर संख्या में जल्दी से क्या हो जाती है, कम जाती है। इसके विपरीत वे ऑप्टिक डिस्क से अनुपस्थित होते हैं जो अंधे स्थान में योगदान करते हैं। यानी कि बाध्यता में कौन सा किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण बाध्यता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकु कोशिका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो मेरे भाई तारे का वर्ण निम्नलिखित में से तापमान को सूचक है। आइए हम जानते हैं तारे के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, रात में आप देखते होंगे, छत पर सोते होंगे, आप देखते होंगे कि क्या है, तारा ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? तारा दिखाई दे रहा है। तारा तो सब आदमी तारा से क्या है, परिचित है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कितने तारा है देखने योग्य? तो मेरे भाई पूरे ब्रह्मांड में 10 के पावर 22 तारा है और 10 के पावर 22 से 10 के पावर 24 तारे तक हैं। ठीक है कि नहीं भाई? लेकिन अधिकांश पृथ्वी से नग्न आंखों के लिए क्या है, अदृश्य है, जिसमें हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बाहर सभी अलग अलग तारे क्या है, शामिल है। तारा क्या है, एक खगोलीय पिंड है जिसमें प्लाज्मा का एक क्या होता है, चमकदार गोला होता है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ क्या होता है, बंधे होते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है मेरे भाई? सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य है। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। आज उम्मीद है कि क्लास आपको बेहतर लगी होगी। अगर नहीं लगी होगी फिर भी आज क्या है, आज इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हमको क्लास कराने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, फिर भी हम अपने जिम्मेवारी को निभाते हुए आपको क्लास करवाना मेरा फर्ज था, है कि नहीं? क्या करना था, मेरा जिम्मेवारी हमारा क्या है, हम आपको क्लास कराते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पर क्लास क्या होना चाहिए, होनी चाहिए। किसी के कारण से सुबह में क्लास नहीं होती है तो क्या करा दिया जाता है, तो मेरे भाई इसको रात में क्लास करा दिया जाता है। इसलिए आप अपने क्लास के प्रति आप खुद क्या करें, अवेयर रहें, और हम आपके लिए पूरे तरीका से प्रतिबद्ध हैं कि आपका रिजल्ट हो। आपके रिजल्ट होने से क्या होता है, मेरा अच्छा फायदा होने वाला है कि नहीं? देखिए कोई भी आदमी काम क्या करता है, तो अपने अभी फायदा के लिए, किसी को पैसा कमाना होता है तो किसी को अपना इज्जत पैसा सब कमाना पड़ता है कि इसके लिए आदमी क्या करता है, काम करता है कि नहीं भाई? तो अब दिन भर रात भर मेहनत करने के बाद आपका ये वीडियो बनता है, तो आप लगातार ध्यान से पढ़ेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड बनेंगे, ना कि टाइम पास करने वाले व्यक्ति बनेंगे। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही भाई। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद। एक बार भारत माता की जय का नारा लगा करके आप यहाँ से क्या करेंगे, विदा लेंगे। भारत माता की जय। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।